20 जनवरी 2025 को अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से भारत पर नजर तिरछी हुई, लगातार टैरिफ बढ़ता गया, उसके बाद उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, भारत का जो व्यापार है, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन पिछली तिमाही की जो रिपोर्ट आई उसमें भारत की ग्रोथ रेट 8.2% बताई गई। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ, या फिर कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है, लोगों को उसका फायदा पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या वाकई में ग्रोथ रेट इतनी है, या फिर दिखाई जा रही है, या फिर असल में पर्दे के पीछे से खेल कुछ और सरकार के नीचे कोई और ऐसा तबका बैठा है जो आम आदमी के पैसे की लूट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। सीधा सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ग्रोथ रेट वाकई में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को 8.2% की दिखा रहा है, लेकिन आम आदमी की जेब में यह पैसा क्यों नहीं जा पा रहा है, जा रहा है या दिख नहीं रहा है? कहानी क्या है? मैं आपको इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताता हूं। आम लोगों की समझ यह है कि शेयर बाजार जब ऊपर जाएगा तो उनके शेयर की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, वो पैसे बनाएंगे। यही है ना कि मान लिया कि आज 20,000 के सूची पे शेयर है जो वो मैंने खरीदा, और जब 80,000 पे चला जाएगा तो हमारा भी उतना ही प्रॉफिट होगा। ये आम कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साधारण रूप से इसी तरह समझते हैं लोग। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो सेंसेक्स है, निफ्टी अपने सर्वोच्च स्तरों पर है, ठीक, लेकिन जो आम शेयर होल्डर्स है उनके शेयर के प्राइसेस ही नहीं बढ़ रहे। इस साल 13% नुकसान दिया है शेयरधारकों को, सब मिला के दिखेगा तो। हाँ, शेयरधारकों को। ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा होगा। इंटरेस्टिंग। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि बाजार में शामिल 80% कंपनियों में मंदी छाई हुई है। वो लोगों को निकाल रहे हैं नौकरियों से। अरे भाई, सारे जब ठीक ठाक चल रहे हैं, शेयर बाजार उच्चतम स्तर पे है, तो कंपनियों की स्थिति खराब क्यों? वहां क्यों कॉस्ट कटिंग हो रही है? कभी सोचा इस बात को? अच्छा, इंडियन इकोनॉमी के तमाम फैक्टर्स जब ले लेते हैं तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद रुपया क्यों गिर रहा है इतना? डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? बिल्कुल। कभी ये सब बातें दिमाग में आई? एक चीज और मैं देख रहा था कि म्यूचुअल फंड के जरिए हमारा जो मिडिल क्लास है बहुत निवेश कर रहा है। जो एसआईपी आप लोग बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं ना, खूब 13,000 करोड़ निवेश करके बैठा हुआ है वो, कि आएगा रिटर्न हमारे पास 13%, 14%, 15% रिटर्न तो कम से कम आएगा। लेकिन उनके भी नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं खुद चूंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि अब बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे, और बढ़ोतरी मुझे दिख ही नहीं रही है। दिक्कत कहां है भाई? वही, ऐसा कैसे संभव है? यही तो सबसे बड़ी बात है। अब ये हुए चंद सवाल, अब आराम से जवाब सुनिएगा कि हो क्या रहा है जी। हो क्या रहा है। इसका जो टर्म है इकोनॉमी में, इसको कहते हैं लालची मर्चेंट बैंकर, यानी ग्रीडी मर्चेंट बैंकर। इसका मतलब यह होता है कि मान लिया कि बड़ी कंपनियां ले लिए, और बड़ी कंपनियां ने आपस में मिल बैठकर यह तय कर लिया, और उन्होंने अपने शेयर का वैल्यूएशन नीचे ही नहीं आने दिया। यह सेबी का काम है देखना कि कंपनियां मिलके गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, लेकिन सेबी को पता है, लेकिन सेबी सिर्फ यह बात कर रहा है, वो चिंता व्यक्त सिर्फ कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। तो जो बड़े नहीं ले रहा है, इसलिए वो पैसे आपको नहीं मिल पा रहे। जितना फायदा हो रहा है उतना नहीं मिल पा रहे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो पूंजीपति हैं वो मिली भगत से अपने आईपीओ के प्राइसेस हाई रख रहे हैं, हाई प्राइसेस पे वो खोल रहे हैं। मान लिया कि कोई फलानी कंपनी है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लिया कि आपकी कंपनी कोई है, यहां पे एनएमएफ प्राइवेट लिमिटेड, मान लिया कि एक कंपनी है। अब इसको क्या हुआ, इसने कहा कि हम आईपीओ जारी करेंगे। आईपीओ में बाजार के अनुसार, इसकी स्थिति के अनुसार, इसका एक शेयर का दाम 25 रुपया होना चाहिए।
लेकिन कंपनी ने बदमाशी करके कहा कि नहीं, हमारे शेयर जो का दाम है वो 50 रुपए रहेगा, और लोग धड़ाधड़ 50 रुपए पे खरीद रहे हैं आईपीओ के शेयर, क्योंकि बढ़ती हुई कंपनी है। ठीक है, बढ़ती हुई कंपनी है, होना तो चाहिए था 25 रुपया, वो 25 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है आपको 50 रुपए में। इसे कोई देखने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, सेबी वही तो काम करते हैं, देखने का सर। यही तो सेबी नहीं कर रही है ना, चिंता से जता रही है, चिंता जता रही है। एक बार और इस तरह लूट मची थी 30 साल पहले, मुझे याद है कि अटल जी की सरकार थी शायद उस वक्त, हां अटल जी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया कि बड़े ऑपरेटर्स और जो फंड हाउस, जो बड़े शेयर का बढ़ाकर उन्होंने सेंसेक्स को ऊपरी स्तर पर टिकाए रखा था अचानक, और वो टिकाए रखा था, लोगों को लग रहा था कि सब कुछ इकोनॉमी में ठीक ठाक चल रहा है। और जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आया, चुनाव परिणाम, अटल जी के हार की घोषणा हुई, उस दिन धड़ाम से शेयर बाजार नीचे, लाखों करोड़ डूब गए लोगों के। उसको शायद ब्लैक डे कहा गया था। और फिर मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने धमकाया उमकाया कि ये सब काम करोगे तो ठीक नहीं होगा, ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई करेंगे, तब फिर आके स्टेबल पे लाया गया उसको। ये अभी जो है, जो आम लोगों को नहीं मिल, फायदा खूब हो रहा है। पता है कौन फायदा कमा रहा है? भारत की इकोनॉमी ग्रोथ स्टोरी के बड़े पूंजीपति और विदेशी निवेशक, बस इन दोनों को मिल रहा है। जबकि अच्छी इकोनॉमी का फायदा यहां के आम लोगों को मिलना चाहिए था। कहिए कि हमें पता ही नहीं, हमें क्या मतलब? हमें तो कोई कहता है कि भैया इन्वेस्ट करना चाहिए, 10,000 रुपए आप इसमें डाल दिया करो हर महीने, आप डालते जा रहे हो कि एक दिन बढ़ेगा, पर जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इससे तो आने वाले वक्त में परिणाम घातक साबित हो सकते हैं सर। लोगों का भरोसा नहीं रहेगा तो निवेश नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे तो फिर सेंसेक्स फिर चरमरा जाएगा। नहीं, ये तो देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ये जो चल रहा है उसको सेबी तुरंत कंट्रोल कर सकती है। और ये ज्यादा प्लेयर नहीं है, बिग मर्चेंट्स जो है ना, कुछ विदेशी निवेशक और कुछ अपने यहां के बड़े पूंजीपति जो मल्टीनेशनल हैं, वो ये काम भारतीय शेयर बाजार के साथ इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहां का जो नियम कानून जो है वो थोड़ा सा ढीला ढाला है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी 2000 से 2020 के बीच 20 साल में 658 आईपीओ के जरिए उन्होंने कितने पैसे बटोरे हैं पता है? 4.55 ट्रिलियन रुपीस। बड़े मर्चेंट्स 4.55। हां, 2020 से 2025 के दौरान 5 साल में 340 आईपीओ के जरिए बाजार से 5.41 ट्रिलियन रुपीस बटोरी गई, और फिर इधर 20 साल में 658 आईपीओ के जरिए 4.55 ट्रिलियन रुपीस बटोरी गई। तो ये 5.41 और 4.55 ट्रिलियन रुपीस को आप कैलकुलेट कर दीजिए, इतना आम लोगों के हक का पैसा, आम लोगों के, आम निवेशकों के हक का पैसा ये खा गए और भारत के बाजारों से उठाकर ले गए अपने यहां। भारत की इतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं पहुंची अब तक। नहीं, ये रुपया में है, हम जो बात करते हैं वो डॉलर में करते हैं, ये रुपया की मैं बात कर रहा हूं। ट्रिलियन रुपया, 5.41 ट्रिलियन रुपया की एक काम किया है 340 आईपीओ ने, इतना बटोरा है 20 साल में। और 658 आईपीओ के जरिए 4.55 ट्रिलियन रुपीस बटोरी गई है। तो आप दोनों को जोड़ लेंगे तो कम से कम 10 ट्रिलियन रुपया ये लेके गए इस 20 साल के अंदर। तो डॉलर के गिरने की बड़ी वजह यही तो नहीं है सर? रुपये के गिरने की वजह है ना उसमें? नहीं, रुपये की गिरने की वजह जब पूछा जाता है कि भाई जब सब कुछ आपका सही चल रहा है, आपका ग्रोथ रेट भी सही है, जीडीपी ग्रोथ रेट सही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके यहां शेयर बाजार भी उच्चतम स्तर पे है, सब कुछ ठीक है, तो ये रुपया का वैल्यू क्यों गिर रहा है? तो यही जो विदेशी निवेशक ये कहते हैं कि ओवर वैल्यूएशन है इंडियन रुपीज का। अब ये एक और नया पंगा, ये क्या है कि ये साला ये ओवर वैल्यूएशन क्या होता है? तो इसके लिए मैं एक अर्थशास्त्री उनसे पूछ रहा था जब ये टॉपिक था, तो कि सर ये क्या होता है? तो उनका कहना है, यानी अमेरिका का कहना है, अमेरिकी डॉलर जिनके पास है, उनका कहना है कि भारत अपने रुपयों का अवमूल्यन करे, तब ये होगा गोल्ड के मुकाबले। ये होता है कंट्रोल मैकेनिज्म अमेरिका का। उस बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जाके, चूंकि जहां मेरी जानकारी नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूं,
ये अवमूल्यन रुपयों का क्या है, क्योंकि चाइना ने एक बार किया था। अभी एक और है कि बता रहा है कि निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट पे अपना, मैं हर रोज ये बदलता है इसलिए मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे रहा हूं, लेकिन खबर यह है कि हकीकत में निफ्टी 50 कंपनियों का पाई रेशियो मात्र 21 के आसपास चल रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप का 32 के करीब है हकीकत में, लेकिन वो शो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कुछ बाजार में ऐसा हो रहा है। देखिए, आम लोगों के लिए मैं इतना बताता हूं कि आसान शब्दों में समझें तो यह है कि जब आप इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे सरकार द्वारा जारी आंकड़े देखेंगे या आईएमएफ द्वारा, तो सब ठीक 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 नजर आएगा। लेकिन जब आप उसी बाजार में जब पैसे लगाएंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके हिस्से का पैसा बड़े पूंजीपति खा जा रहे हैं, जो ये कंपनियों के मालिक हैं, जो पूरा खेल रचते हैं। इसको सेबी को देखना है और सेबी नहीं देख पा रही। एक लाइनों में ये बात कह रहा हूं। ठीक है। एक और जो डेंजर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग और खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। इसको कहते हैं रिटेल एसआईपी, रिटेल एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये जो पैसे कर रहे हैं ना आप, ये अगर इसी तरह चलता रहा तो आपको हो सकता है कि घाटा लगे, अगर कोई सुधार नहीं किया गया तो, या फिर आपका जो रिटर्न है ना वो कमता जाएगा। रिटर्न देंगे। आज से आप बताइए, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते थे, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो रिटर्न आपको मिल रहा था वो आज मिल रहा है? नहीं, तुलना करने का विषय कीजिएगा। हाँ, जो लगाए हुए होंगे उनको जवाब पता होगा, और जवाब है कि नहीं मिल रहा। यह रिटर्न और कम हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार और सेबी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए बाजार में थोड़ा सा कोलाहल मचाए, ये सब दिक्कत करे, लेकिन फिर स्टेबल हो जाएगा। मतलब भारत सरकार इस डर से इसमें हाथ नहीं लगा रही है कि अचानक फिर बाजार गिरेगा और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इधर उधर होंगे तो आपको पता है कि विपक्ष मुंह बाय खड़ा है कि कुछ तो ऐसा मुद्दा मिले कि मैं लपक लूं। तो उस डर से ये भी कुछ नहीं कर रहे कि ठीक है, फॉल्स सेक मैनेज किए हुए तो किए हुए, गलत है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ये खतरनाक हो सकता है सेबी को। बिल्कुल, आने वाले वक्त में खतरनाक हो सकता है। और जो आंकड़े सर ने बताए ट्रिलियन रुपये में जो बताए हैं, अब विदेशी निवेशक जब पैसा लेकर जाएगा वो तो डॉलर में ही लेकर जाएगा, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि रुपया 91 रुपए पार कर चुका, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपये की जो कीमत है वो 91 रुपए पार कर चुका है। ये ऑल टाइम हाई है। हालांकि सरकार इससे पहले 84-85 रुपए पर सीमित रखती थी, उसके लिए उन्हें डॉलर खरीदने पड़ते थे, वो करती थी, उससे भी विदेशी निवेशकों को फायदा मिलता था। वो कम कीमत पर खरीद लेते थे, ज्यादा कीमत पर, और जब कम होता था तो वो बेच दिया करते थे। तो इस चीज पर सेबी और सरकार को वाकई में अब कठोर कार्रवाई करनी होगी। जी सर। आखिरी पॉइंट ये है, इंटरेस्टिंग है ये बहुत, क्योंकि मैं देख रहा था तो मेरे नजर में आ गया। ये जो भारत में जो निजी निवेश है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत कम हुआ है, और जो निवेश आपको दिख रहा है वो सरकारी निवेश के बलबूते आ रही है। रिकॉर्ड संख्या में आईपीओ जारी हो रहे कंपनियों के, लेकिन निजी फिर भी बहुत कम है, और आईपीओ के जरिए जुटाया जा रहा अधिकतर पैसा ओएफएस के द्वारा पूंजीपतियों और विदेशियों के जेब में जा रहा है। बिल्कुल, मतलब कि आप इस देश में जितना निवेश होता हुआ देख रहे हैं ना, अलग अलग सेक्टर में ज्यादातर सरकारी निवेश हो रहा है। कंपनियां आईपीओ जारी करती हैं, लेकिन ओएफएस, पता नहीं ये शब्द क्या है, उसके द्वारा ये बड़े पूंजीपतियों और विदेशियों के जेब में आपका पैसा जा रहा है। जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस देश में कम है। ये इसको समझना होगा। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल, ताकि लोगों की उत्सुकता बने, और जब आप में ये उत्सुकता जगेगी तो आप भी पता लगाएंगे, और धीरे धीरे तब आपको पता चलेगा कि क्या खेल हो रहा है। बिल्कुल, कि सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव रहने के बावजूद आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है, आपकी कंपनियों में क्यों छटनी हो रही है, आपके शेयर के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्यों नहीं अच्छा मिल रहा है। इस बात का जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की।
बिल्कुल। और आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी में या किसी भी शेयर में अपना पैसा लगाते हैं, उसका रिटर्न कितना आपको मिल रहा है उसके बाद ही आप इस तरीके का निवेश करें। बाकी वित्त मंत्री का भी यह कहना है कि जो निवेश फिलहाल देश के लोगों की तरफ से हो रहा है, जो उसमें कमी आई है, वो वाकई में चिंताजनक है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भरोसा टूटेगा, भरोसा उठेगा और फिर स्थिति और ज्यादा भयावह और खतरनाक हो सकती है। बाकी आप सतर्क रहें अपने पैसे को लेकर जब भी आप निवेश करें। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।